हेलो गाइस, वेलकम टू एमवाई क्लासेस। एमवाई क्लासेस की आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर अवेयरनेस के बारे में। दिस इज़ पार्ट 1 ऑफ कंप्यूटर अवेयरनेस सीरीज़। इस सीरीज़ में हम उन सब टर्म्स को कंसीडर करेंगे या कवर अप करेंगे जो किसी भी एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, जैसे कंप्यूटर क्या है, मेमोरी क्या है, ALU क्या है, CU क्या है, या प्रिंटर्स क्या हैं, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कितने हैं। तो इन सबको हम इन डिटेल पढ़ेंगे इस सीरीज़ में। तो ये है पार्ट 1, जिसमें हम बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे कि कंप्यूटर क्या है, इसका आर्किटेक्चर कैसा है और मेमोरी मैनेजमेंट किस तरह से है। तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। फर्स्ट टर्म है यहाँ पे कंप्यूटर। कंप्यूटर जो है ये जो वर्ड है ये बना है एक्चुअल में कंप्यूट शब्द से। कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेट करना, और कंप्यूटर का मतलब होता है हिंदी में संगणक। ठीक है, तो कंप्यूटर को हिंदी में कहते हैं संगणक। कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है कैलकुलेशंस को करने के लिए। अब कंप्यूटर जब टर्म बन गई तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गया जो प्रोसेस करता है डेटा को, कन्वर्ट करता है इसे इंफॉर्मेशन में जो यूज़फुल है फिर पीपल्स के लिए। तो एनी कंप्यूटर रिगार्डलेस ऑफ इट्स टाइप, कौन सी टाइप की में आता है वो उसके रिगार्डलेस ये कंट्रोल करता है, या ये कंट्रोल होता है विद द प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस। अब ये प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन जो है इन्हें कौन बनाते हैं? इन्हें बनाते हैं प्रोग्रामर, जो दी जाती हैं मशीन को ये बताने के लिए कि उन्हें क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। ठीक है, तो कंप्यूटर जो हैं, अगर इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें हम या टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स की बात करें तो 3 तरह के कंप्यूटर होते हैं: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर जो हैं इनका यूज़ मोस्टली किया जाता है हॉस्पिटल्स में या मेडिकल की फील्ड में। ठीक है, तो इस तरह के कंप्यूटर जो हैं ये डेटा को कंटिन्यूटी में डेटा वैल्यूज़ को लेते रहते हैं और उन्हें कैलकुलेट करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे प्रेशर किसी चीज़ का मेजर करना है या वेदर फोरकास्टिंग है तो वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं एनालॉग कंप्यूटर्स को। फिर आते हैं डिजिटल कंप्यूटर। ये वाली जो टाइप है ये सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है, या मोस्ट कॉमनली यूज्ड कंप्यूटर जो हैं वो होते हैं डिजिटल टेक्निक वाले, जो प्रेफर किए जाते हैं आजकल। इस तरह के जो कंप्यूटर हैं ये यूज़ करते हैं प्रोसेसर्स को, जैसे बोलते हैं ना लोग कि i3 है हमारे कंप्यूटर का प्रोसेसर, i5 है या ड्यूल कोर है, तो प्रोसेसर्स को यूज़ करते हैं ये। और डिजिटल कंप्यूटर जो हैं ये विद इन सेकेंड मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को या कैलकुलेशंस को करके दे देता है। इसकी जो है फिर से फर्दर डिवाइड किया गया है डिजिटल कंप्यूटर को। तो फर्स्ट आ जाता है सुपर कंप्यूटर, फिर है मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर। एंड थर्ड टाइप है हमारे पास कंप्यूटर टाइप्स में हाइब्रिड। तो एनालॉग एंड डिजिटल जो दोनों तरह के जो फीचर्स हैं उनको शो करेगी वो होते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर्स। ठीक है, तो ये वाले जो हाइब्रिड कंप्यूटर हैं इनका यूज़ भी हॉस्पिटल्स में किया जाता है। अगर इनकी एप्लीकेशन की बात की जाए कि हाइब्रिड कंप्यूटर हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं इनको: सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो एंड पर्सनल कंप्यूटर। तो ये है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में। अगर देख के ही समझना है कि कौन सी टाइप में वो कंप्यूटर आता है, तो इस तरह से अगर ऐसा कोई दिख रहा है कंप्यूटर तो वो आ गया माइक्रो कंप्यूटर। ये है मिनी कंप्यूटर की टाइप। ये है पर्सनल कंप्यूटर। इस तरह के कंप्यूटर्स होते हैं सुपर कंप्यूटर, ये लैपटॉप है और ये है टैबलेट। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में पर्सनल, मेन फ्रेम, मिनी एंड माइक्रो एंड सुपर कंप्यूटर। तो फर्स्ट वन इज़ मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो हैं ये इनका जो प्रोसेसर है ये काफ़ी बड़ा होता है, मतलब लार्जेस्ट होता है एज कम्पेयर टू द मिनी एंड माइक्रो कंप्यूटर्स। नंबर ऑफ यूज़र्स जो हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर के केस में ज़्यादा होते हैं, एंड ये मल्टी यूज़र एंड मल्टीटास्किंग होता है। ये यूज़ किया जाता है लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, बैंक्स हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो फ्रिक्वेंटली डेटा को एक जैसे डेटा को यूज़ करते रहते हैं। ट्रेडिशनली जो था वो मेन फ्रेम एनवायरनमेंट की अगर बात करते हैं तो हर एक कंप्यूटर, ईच यूज़र एक्सेस द मेन फ्रेम्स रिसोर्सेज, हर एक जो यूज़र था वो मेन फ्रेम के रिसोर्सेज को यूज़ करता था
थ्रू अ डिवाइस, एक डिवाइस के थ्रू जिसे कहा जाता था टर्मिनल। अब ये जो टर्मिनल हैं ये दो तरह के होते हैं, एक होता है डम टर्मिनल और एक होता है इंटेलिजेंट या स्मार्ट टर्मिनल। तो डम टर्मिनल जो है ये बस ये यूज़ की जाते हैं बस शो करने के लिए डेटा को या फंक्शन को। ये किसी भी तरह की प्रोसेस नहीं करते, ये कोई डेटा स्टोर नहीं करते, ये सिंपली इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस के फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं विंडोज़ के लिए। और ये कहीं भी लोकेट हो सकते हैं, एनीवेयर समवेयर एल्स। लाइक ऐसे आपने कभी वो डिस्प्ले डिवाइसेस देखे होंगे जैसे बस स्टैंड पे लगे रहते हैं, तो वो बस शो ही करते हैं कि बस इतने बजे जाएगी या वेलकम या वो इस तरह के कभी डिवाइसेस देखी हैं आपने, तो वो होते हैं डम टर्मिनल। वेयर एज इंटेलिजेंट टर्मिनल, इंटेलिजेंट टर्मिनल जो होते हैं दे कैन परफॉर्म सम प्रोसेसिंग ऑपरेशंस, बट यूजुअली जो हैं ये स्टोर नहीं करते इंफॉर्मेशन को। इन सम मेन फ्रेम एनवायरमेंट हाउएवर वर्कर्स कैन यूज द स्टैंडर्ड पीसी टू एक्सेस द मेन फ्रेम। अब इंटेलिजेंट टर्मिनल का अगर एग्जाम्पल देखना हो तो हमारे पास एग्जाम्पल हैं इसके, जैसे एटीएम है, ठीक है। तो एटीएम जो हैं उनमें प्रोसेस हो जाती हैं ऑपरेशन, जैसे हमें एटीएम कार्ड के थ्रू अगर ट्रांजेक्शन करनी है तो हम अपना एटीएम कार्ड इंसर्ट करेंगे, फिर पिन नंबर देंगे और ट्रांजेक्शन जो करनी है वो हो गई, पैसे देने हैं जमा करने हैं जैसा भी है। लेकिन वो जो डेटा को हैं वो स्टोर नहीं करते, तो ये स्टोरेज के लिए यूज़ नहीं होते, ठीक है, लेकिन प्रोसेस कर देते हैं इन्फॉर्मेशन को। तो एग्जाम्पल आ गया एटीएम यहाँ पे। नेक्स्ट है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर जो है इनका जो प्रोसेसर है वो एज कंपेयर टू माइक्रो कंप्यूटर थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन मेन फ्रेम के कंपैरिजन में छोटा होता है। मिनी कंप्यूटर के जो यूजर्स हैं वो यूज़ करते हैं इनको मोस्टली फॉर द बिजनेस पर्पजेज़ या फिर डिज़ाइनिंग कंपनी के लिए। ये फर्स्ट टाइम जब रिलीज़ हुए थे तो हुए थे 1960s में। मिनी कंप्यूटर्स को इनका नाम मिला भी है ड्यू टू देयर साइज़, और जो इनका प्रोसेसर है उसकी वजह से वो भी छोटा होता है, क्योंकि कैपेबिलिटीज़ जो हैं मिनी कंप्यूटर की वो लाई करती हैं विद इन द मेन फ्रेम एंड द पीसी। मिनी कंप्यूटर्स जो हैं इन्हें मिड रेंज के कंप्यूटर भी कहते हैं, क्योंकि ये पीसी और मेन फ्रेम की बीच की रेंज में आ जाते हैं। थर्ड नेक्स्ट वन है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जो हैं वो सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं यहाँ पे, एंड फिजिकली दे आर सम ऑफ द लार्जेस्ट। These systems can process huge amount of data, and fastest supercomputer can perform more than 1 trillion instructions per second। तो यहाँ पे कई बार क्वेश्चन पूछ जाता है कि इंडिया का जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था उसका क्या नाम था, तो उसका नाम था पर्म 10,000, ठीक है। और प्रोसेसर जो है इनका सबसे अच्छा सबसे बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू बाकियों के। और सुपर कंप्यूटर जो होते हैं ना ये हमेशा चेंज होते रहते हैं, तो आप अभी रिसेंट में देखना कि कौन सा सुपर कंप्यूटर है, जो न्यू कंप्यूटर आता है वही सुपर कंप्यूटर की उसमें रहता है कैटेगरी में हमेशा। और जो पिछला जैसे ये परम है अब इसको सुपर कंप्यूटर नहीं कहेंगे, क्योंकि इसकी जो एडवांस्ड वर्जन है वो लॉन्च हो चुके हैं, ठीक है। तो परम भी अब नॉर्मल कंप्यूटर की कैटेगरीज में आ गया है, लेकिन ये किसी टाइम पे सुपर कंप्यूटर था। तो नेक्स्ट है यहाँ पे कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कंप्यूटर आर्किटेक्चर से थोड़ा सा पहले हम माइक्रो कंप्यूटर के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ी सी टर्म्स कि माइक्रो कंप्यूटर क्या है। तो माइक्रो कंप्यूटर जो है इनका जो प्रोसेसर है वो बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से इसका नाम जो है माइक्रो पड़ा है ना। तो माइक्रो का मतलब ही होता है छोटा, तो प्रोसेसर काफ़ी छोटा है इनका, जो बहुत कम इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करता है और उनको कंप्यूट करता है। तो माइक्रो कंप्यूटर जो हैं ये सिंगल यूज़र डिवाइसेस होते हैं। इनके माइक्रो कंप्यूटर के एग्जांपल की बात की जाए तो होते हैं जैसे डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, पाम टॉप, नोटबुक एट्सेट्रा। अब है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो है कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग जो डायग्राम है कंप्यूटर की वो कुछ इस तरह से ड्रॉ की गई है। तो ये जो डायग्राम है कंप्यूटर की ये ड्रॉ की थी या सबसे पहले जो दी थी ये दी थी वॉन न्यूमैन ने, और आज तक ये चेंज नहीं हुई, मतलब जो इन्होंने दी वही है अभी तक भी। तो किस तरह से है कंप्यूटर, एक होते हैं इनमें इनपुट डिवाइसेस जो इनपुट देते हैं, मेमोरी उनको स्टोर करती है या प्रोसेस करती है, करवाती है ये इवन प्रोसेसर्स के थ्रू, और फिर जो है आउटपुट जो है वो शो होती है आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर, ठीक है।
तो देखो ये हैं लेजेंड्स जो इस डायग्राम में हमने यूज किए हैं। तो लेजेंड है LEGEND, लेजेंड्स। ये एरोज होते हैं जो शो करवाते हैं कि किस तरह की इंफॉर्मेशन जा रही है या आ रही है। तो हमने यहाँ पे दो यूज़ किए हैं, एक है ये डेटा के लिए और एक है इंफॉर्मेशन के लिए। तो इनपुट डिवाइसेस क्या करते हैं? इनपुट डिवाइसेस डेटा प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। अब डेटा जो है वो आता है यहाँ पे मेमोरी के पास। सेकेंडरी जो मेमोरी है वो इंफॉर्मेशन देती और लेती दोनों काम करती है। मेमोरी जो है वो डेटा देती है प्रोसेसर को। प्रोसेसर है यहाँ पे CPU, मतलब प्रोसेसर जो आपका रहता है वो CPU के अंदर होता है। कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट जो होते हैं यहीं पे होते हैं, जिसे हम CU एंड ALU भी बोलते हैं। तो CU की फुल फॉर्म होगी कंट्रोल यूनिट एंड ALU हो गया अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शंस गई यहाँ पे या डेटा गया यहाँ पे, फिर जिस तरह की भी उनकी प्रोसेसिंग होनी है वो प्रोसेस करके प्रोसेसर आपको वापस देगा। वापस आने के बाद भी ये मेमोरी के पास आएगा। मेमोरी जो है फिर आउटपुट शो करवाएगी आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर। तो इनपुट डिवाइसेस क्या हैं, कौन कौन से? इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जो इनपुट प्रोवाइड करवाते हैं कंप्यूटर्स के लिए। तो एग्जांपल हैं जैसे कीबोर्ड है यहाँ पे, माउस है, फिर इमेज स्कैनर है, माइक्रोफोन है, ग्राफिक्स टैबलेट है, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ऑप्टिकल डिवाइसेस हैं या पॉइंटिंग स्टिक है, टच पैड है, टच स्क्रीन, ट्रैक बॉल, वेब कैम या एंड रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले। आउटपुट डिवाइसेस हैं मॉनिटर। मॉनिटर में LED, LCD, CRT, मतलब इन तीन कैटेगरीज में जो मॉनिटर हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। तो LED की फुल फॉर्म है लाइट एमिटिंग डायोड, LCD है यहाँ पे लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एंड CRT है कैथोड रे ट्यूब्स। फिर हैं प्रिंटर आउटपुट डिवाइसेस में, हेडफोन्स हैं, स्पीकर्स हैं, प्रोजेक्टर्स हैं, प्लॉटर्स हैं एंड कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म या COM भी कहते हैं इसको। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है ये किस तरह से काम करता होगा? CPU की बात हो रही है यहाँ पे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो जो हमारी मेमोरी यूनिट हैं वो डायरेक्टली अटैच होते हैं CPU के साथ, ठीक है। तो मेमोरी जो है वो रिज़ल्ट को शो करवाने के लिए यूज़ की जाती है, स्टोर करवाने के लिए सॉरी, और यही इंस्ट्रक्शंस देती है, डेटा प्रोवाइड करवाती है CPU को कि क्या काम करना है। तो इंस्ट्रक्शन जो हैं क्या फेच करता है CPU इंस्ट्रक्शंस को फ्रॉम द मेमोरी, ठीक है। फिर एग्जीक्यूट करता है उन कमांड्स को कमांड के अकॉर्डिंग जिस तरह की इंस्ट्रक्शंस दी गई होंगी, और वापस जो है वो डेटा प्रोवाइड करवाया जाता है मेमोरी यूनिट के पास, ठीक है। तो यहाँ पे होते हैं जैसे कंट्रोल यूनिट है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है और रजिस्टर हैं। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है कि जैसे मुझे 2+3 जो हैं वो ऐड करवाने थे। तो ये कोई एडिशन का प्रोग्राम होगा जिससे हम करवा रहे हैं यहाँ पे। तो उसमें जैसे इंस्ट्रक्शंस दी हमने 2+3 = 5 हमारे पास आउटपुट डिवाइस में दिख गया, इनपुट भी हमने वहीं पे दी, तो 2+3 हुआ। ये डेटा जो है ये फेच किया CPU ने। CPU में भी सबसे पहले कहाँ पे गया होगा? ये गया कंट्रोल यूनिट के पास। कंट्रोल यूनिट के पास जो है वो डेटा एज इट इज़ पहुँच गया 2+3। अब यहाँ पे हैं ये डिसाइड किया जाएगा कि डेटा किस तरह का है और ऑपरेशंस किस तरह के परफॉर्म होने हैं। तो डेटा है ये हमारे पास न्यूमेरिक, और ऑपरेशन हमें चाहिए अरिथमेटिक ऑपरेटर। यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर आ गया। यहाँ पे अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट का काम है ये। कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है कि इंस्ट्रक्शंस कहाँ तक फ्लोट करनी है, कितनी फ्लोट होनी है और कितना जो डेटा है वो प्रोसेस होना है। तो यहाँ पे 2+3 पूरा प्रोसेस होना है, तो इसने पहले जो है डेटा प्रोवाइड करवाया यहाँ पे 2, फिर प्लस का साइन दिया, फिर 3 हुआ और डेटा प्रोसेस कर दिया अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट ने। यहाँ पे देखो रजिस्टर्स भी दिए गए हैं। रजिस्टर्स अब मेमोरी की, जैसे हम नेक्स्ट पार्ट में इसी में आगे थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे कि मेमोरी क्या है, लेकिन उसमें भी जो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी जो है वो एक्सेसिबल होती है रजिस्टर की, एकदम मतलब फास्ट है। जैसे रैम और रोम अभी तक आपने कभी पढ़ा हो तो रैम की बोलते हैं कि प्रोसेसिंग जो है वो ज़्यादा है, फिर रजिस्टर की उससे भी ज़्यादा है यहाँ पे। तो रजिस्टर के पास ये हैं AC है, जैसे PC है, CIR, MAR, MDR। तो इनका क्या काम है और ये क्या हैं? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जैसे AC की। यहाँ पे तो AC होता है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर जो है ये मोस्टली होते हैं 16 बिट्स के, जो मैथमेटिकल, लॉजिकल एंड शिफ्ट ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे
इंक्रीमेंट वाला जो ऑपरेटर है वो नहीं यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्ट इन होते हैं रजिस्टर के अंदर ही, ये सारे जितने भी दिए गए हैं, ठीक है। और इनकी जो डेस्टिनेशन होती है, मतलब जब ये सारे प्रोसेस कर देंगे इन्फॉर्मेशन को, तो ये वापस देते हैं ALU के पास, ठीक है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट के पास। और जो सोर्स होता है यहाँ पे वो होता है 2 ऑपरेंड का। जैसे 2+3+ अगर यहाँ पे 5 भी दिया होता साथ में, तो एट अ टाइम ये 2 ही ऑपरेंड को देगा। ऑपरेंड और ऑपरेटर हम अपनी प्रोग्रामिंग सीरीज में पढ़ चुके हैं, तो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वहाँ पे देख सकता है ऑपरेटर वाले पार्ट में कि ऑपरेटर क्या होते हैं, ऑपरेंड क्या होते हैं। तो यहाँ पे जैसे 2+ थोड़ा सा ब्रीफ कर दूँ मैं यहाँ पे कि क्या होता है। तो 2+3 है तो ये ऑपरेटर है और ये जो है ये ऑपरेंड है। तो एट अ टाइम 2 ही ऑपरेंड जो हैं उनको प्रोवाइड करवाया जाता है AC के पास, ठीक है। तो AC हो गया एक्यूमुलेटर, 16 बिट होता है इसका साइज। फिर उसके बाद है PC होता है यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर। ये भी CPU रजिस्टर के पास ही होता है हमेशा। ये जो है ये लोकेट करके रखता है कि एड्रेस जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस दी जाएगी वो कहाँ पे है मेमोरी यूनिट में। जैसे 2+3+5 है, ये 2 है तो पहले 2 दिया होगा, फिर 3 दिया, फिर प्लस का सिंबल दिया। अब उसके बाद कुछ और है कि नहीं, तो ये काउंट करके रखेगा कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कोई और आनी है कि नहीं आनी है। इसे बोलते हैं प्रोग्राम काउंटर। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे CIR है कंप्यूटिंग इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ये भी पार्ट है फिर से CPU के कंट्रोल यूनिट का, जो होल्ड करके रखता है इंस्ट्रक्शंस को जो करंटली एग्जीक्यूट हो रही है। जैसे 2+3 जो है वो करंटली एग्जीक्यूट हो रहा है तो वो इसमें होल्ड रहेंगी, ये करेगा, AC उसको करेगा, लेकिन होल्ड कहाँ पे है, CIR के पास, कंप्यूटिंग इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के पास, ठीक है। और मॉडर्न जो प्रोसेसर्स हैं वो भी सेम ही काम करते हैं, वो भी डिकोड करते हैं सेवरल इंस्ट्रक्शंस को जो काम करती हैं पैरेलली। अब इंस्ट्रक्शंस हैं या प्रोसेसिंग हैं 3 तरह से काम करती हैं। एक होता है सीरियल, एक होता है पैरेलल और एक होता है पाइपलाइन, ठीक है। तो एक हो गया पाइपलाइन, ये पैरेलल के लिए हम इस तरह का सिंबल भी यूज़ कर लेते हैं, और एक हो गया सीरियल। तो सीरियल प्रोसेसिंग क्या है, ये एग्जीक्यूट करती हैं सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन को एट अ टाइम, ठीक है। ये मतलब फेच करेंगी इंस्ट्रक्शन को, एक ही इंस्ट्रक्शन को, उसी को एग्जीक्यूट करेंगी और डिकोड करेंगी, फिर ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को लेंगी इन केस ऑफ सीरियल। वेयर एज पैरेलल प्रोसेसिंग के केस में क्या होगा, ये मल्टीपल प्रोसेसेस को साथ में एग्जीक्यूट कर सकता है। ये बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस को एक साथ ले सकता है, जैसे ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस या फ्लोटिंग पॉइंट इंस्ट्रक्शंस को एक साथ ये एग्जीक्यूट कर सकता है। इनका जो यूज़ है पैरेलल प्रोसेसिंग का, ये होता है नेटवर्क सर्वर के ऊपर या सुपर कंप्यूटर्स के ऊपर मोस्टली। नेक्स्ट वन है पाइपलाइन प्रोसेसिंग। पाइपलाइन प्रोसेसिंग जो है ये भी प्रोसेसर का ही पार्ट है, जो एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शंस को किस तरह से, लेकिन जैसे सीरियल इंस्ट्रक्शन जो है इनमें एक ही इंस्ट्रक्शन होगी, इसमें तो ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन होगी। तो पाइपलाइन के केस में क्या है कि जैसे 1 2 3 ये 3 इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कंप्यूटर को करने के लिए, तो पहली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है तो दूसरी भी साथ के साथ ही प्रोवाइड कर देगा कि पहली ख़त्म होने से पहले पहले दूसरी इंस्ट्रक्शन पहुंच जाएगी, फिर पहली ख़त्म हो गई दूसरी एग्जीक्यूट होने लगेगी, तो तीसरी जो है वो पाइपलाइन में रखेंगे, तीसरी साथ के साथ ही प्रोवाइड करवा दी जाएगी जिससे पहले कि दूसरी ख़त्म हो जाए। तो ये है पाइपलाइन, मतलब पाइपलाइन में रहेगी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। फिर सीरियल के केस में क्या था कि एक जो है वो इसने ली, उसको डिकोड किया, उसको प्रोसेस किया, फिर उसका जो डेटा है वो स्टोर वापस करवाया, फिर उसने सेकेंड ली। अब यहाँ पे पाइपलाइन में है, पाइपलाइन के केस में। पैरेलल के केस में साइमल्टेनियसली सारी इंस्ट्रक्शन जो हैं वो एग्जीक्यूट हो रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट है MAR है यहाँ पे मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ये भी CPU का ही पार्ट है, जो स्टोर करके रखता है या तो मेमोरी एड्रेस को या उस लोकेशन को या उस डेटा को जो नेक्स्ट प्रोवाइड करवाना है CPU को। नेक्स्ट है MBR, ये भी है यहाँ पे। MBR है मेमोरी बफर रजिस्टर। ये भी यूज़ किए जाते हैं कंप्यूटर प्रोसेसर्स में ही, दैट इज़ इन द CPU। ये स्टोर करते हैं डेटा को जो ट्रांसफ़र हो रहा है या जो इमीडिएटली एक्सेस करना है, ठीक है। मेमोरी बफर रजिस्टर, जो डेटा ट्रांसफ़र होगा या अगला प्रोवाइड करवाया जाएगा उनको ये स्टोर करके रखेंगे। इट कंटेन्स द कॉपी ऑफ डेजिग्नेटेड मेमोरी लोकेशंस बाय द मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ओके, उसके बाद डेटा जो है प्रोसेस हो गया, वापस कंट्रोल यूनिट के पास हुआ,
एज पर द कमांड्स जो दी गई थी, और वापस मेमोरी यूनिट के पास आया, मेमोरी यूनिट ने इसे आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर शो करवा दिया। अब है नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी की कितनी टाइप्स हैं? तो मोस्टली हम क्लासीफाई करते हैं इनको दो टाइप्स में, एक होती हैं रैम और एक होती हैं रोम। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी की टाइप्स हैं ये यहाँ पे, तो रैम है एंड रोम है। रैम जो है इसकी फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, वेयर एज रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ऑनली मेमोरी। तो रैम का जो यूज़ है वो, जैसे आजकल कंप्यूटर के साथ अगर बहुत सारे लोग नहीं हैं टच में, तो हम मोबाइल का भी एग्जांपल ले सकते हैं। मोबाइल भी जब हम खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे रोम एंड रैम की बात होती है, कितनी रैम है इसकी या कितनी हार्ड डिस्क है इसकी, तो वो वाली रैम है ये, जैसे 4 GB है या जितनी भी है। रैम जो है ये होती है वॉलेटाइल इन नेचर। वॉलेटाइल का क्या मतलब हुआ कि जैसे कभी आप कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे थे कंप्यूटर के ऊपर, है ना, ये है जैसे आपका वर्ड का पेज है, इसमें आपने इतनी इंस्ट्रक्शंस लिखी लेकिन आपने इसको सेव नहीं किया था अभी तक, और लाइट चली गई, कंप्यूटर बंद हो गया। तो जब आपने फिर से लाइट आई, आपने स्विच ऑन किया कंप्यूटर को, अब देख रहे हो आप, तो वो जो ये वाला जो पेज आप क्रिएट कर रहे थे ये वहाँ पे है ही नहीं। है नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि आपने सेव नहीं किया था। रैम में जो भी चीज़ शो होगी वो ज़रूरी नहीं है कि वो हार्ड डिस्क से ही उठाई जा रही है, वो डायरेक्टली भी हो सकती है। मतलब ये जितनी भी, लेकिन ये आपका कंप्यूटर है, इसमें आपने ये एक फाइल ये खोली है, एक ये खुली हुई है, एक ये है, ये खुलेंगी ये सारी रैम में ही आके, लेकिन ज़रूरी नहीं है वो स्टोर हो। ठीक है, इसलिए इसको वॉलेटाइल कहते हैं। वॉलेटाइल का मतलब भी होता है कि वो परमानेंटली स्टोर्ड नहीं है वहाँ पे। जैसे लाइट ऑफ हुई, वो ये टेम्परेरी स्टोरेज है मतलब। ठीक है, वॉलेटाइल मतलब टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस हुआ ये। अब रैम के जो है वो दो पोर्शंस में डिवाइड किया गया है, एस रैम है एंड डी रैम है। वैसे और भी हैं 2-3 इसके पोर्शन जिनको भी हम साथ में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन मेनली जो बात की जाती है वो होती है एस रैम की या तो डी रैम की। तो यहाँ पे एस रैम जो है ये एब्रीविएशन है फॉर द स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी ये फास्टर है एंड रिलायबल है एज कम्पेयर टू द डी रैम। और स्टैटिक टर्म का मतलब क्या हुआ एस रैम के केस में, कि जब भी जो एस रैम में जितनी भी इंस्ट्रक्शंस रहेंगी उनको बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, दैट मीन्स दे आर परमानेंटली स्टैटिकली स्टोर्ड इन द मेमोरी। और अगर सीपीयू की कैश की बात करते हैं तो कैश में जो पोर्शंस रहते हैं जैसे L1 है, L2 है, L3 हैं, वो एस रैम के लिए रिजर्व्ड हैं वहाँ पे, या एस रैम इन्हीं में मोस्टली जो है वो पाई जाती है या लोकेट की जाती है। फिर है डी रैम। डी रैम की फुल फॉर्म है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इस तरह की जो मेमोरी है ये मोस्टली पाई जाती है पीसीज में, जिनको बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन क्योंकि डायनामिक है, डायनामिक का मतलब ये हुआ कि वो जो चेंज होती रहती है, अगर चेंज हो रही है तो उनको फिर रिफ्रेश करना पड़ेगा। इसी के बाद और इसकी क्लासिफिकेशंस हैं जैसे DDR2। ठीक, और S यहाँ लिखती हूँ DDR2 SDRAM। ठीक है, ये हो गया। इसकी फुल फॉर्म है यहाँ पे डबल डेटा रेट सिंक्रोनस डायनामिक रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये सपोर्ट करती है हाई स्पीड दैन द SD रैम। ठीक है, इन दोनों रैम से ज़्यादा इसकी स्पीड है। उसके बाद एक और है DDR3 SD रैम। इसकी फुल फॉर्म है डबल डेटा रेट सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी पार्ट 3। ठीक है, ये न्यूएस्ट टाइप है, मतलब जो रिसेंटली लॉन्च हुई हैं उनमें से एक है ये, और ये सपोर्ट करती है फास्टेस्ट स्पीड ऑफ द मेमोरी। नेक्स्ट है रोम। अब रोम इस वाले पोर्शन पे आते हैं, तो ये है रोम। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ऑनली मेमोरी। कंप्यूटर्स जो हैं वो हमेशा कंटेन करके रखते हैं थोड़ी सी अमाउंट में रीड ऑनली मेमोरी भी। रीड ओनली मेमोरी जो है ये इस तरह की इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करके रखती हैं जो जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है, जैसे कंप्यूटर ये है और ये आपका सीपीयू है, तो आप सीपीयू के ऊपर पावर बटन को दबाते हैं तो कंप्यूटर आपका ऑन होता है। अब
जो स्टार्टिंग की इंस्ट्रक्शंस हैं वो कहाँ पे होंगी? रैम में इंस्ट्रक्शंस तो तब आएंगे ना जब कंप्यूटर ऑन हो गया, तो उससे पहले कहाँ पे हैं जिनके थ्रू जो है वो कंप्यूटर ऑन हुआ? वो हुआ रोम में जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनके थ्रू। ठीक है, जैसे कि हम रैम को बार बार लिख सकते हैं, ये जैसे डॉक्यूमेंट लिख रहे थे ना, तो इसको सेव किया फिर से इसमें एडिटिंग कर ली, लेकिन जो रोम में इंस्ट्रक्शंस हैं उनको जो है हम जनरली मतलब लिख तो सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम नहीं यूज़ करते उनको लिखने, मतलब नहीं करते इस चीज़ का यूज़ कि हम उनको बार बार लिखें। ठीक है, तो रोम को जो है उनको लिखा नहीं जा सकता, ये नॉन वॉलेटाइल होते हैं। दैट मीन्स अगर आपने एक बार सिस्टम को ऑफ भी कर दिया तो भी इंफॉर्मेशन जो है वो वहीं पे रहेगी, तभी तो कंप्यूटर आपका बार बार ऑन हो जाता है। अगर आपकी विंडो ही करप्ट हो गई है तब तो अलग बात है, या ऑपरेटिंग सिस्टम आपका करप्टेड है, अदरवाइज जो है आपका सिस्टम ऑन होता रहता है, क्योंकि रोम में उसके इंस्ट्रक्शन जो है वो पहले से ही हैं। अब रोम की कैटेगरीज है यहाँ पे, पी रोम, फर्स्ट वन। पी रोम की फुल फॉर्म होती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इस प्रोग्राम पी रोम जो है ये एक मेमोरी की चिप है जो डेटा को राइट करती है ओनली वंस, मतलब एक बार ही आप यहाँ पे डेटा को लिख सकते हैं, वंस। डिफरेंस होता है पी रोम में और रोम में कि पी रोम जो है ये मैन्युफैक्चर्ड होती है एज ब्लैंक मेमोरी, वेयर एज रोम जो है वो प्रोग्राम्ड हो जाती है उसी टाइम पे जब उसको उसको बनाया जा रहा है। अब नेक्स्ट है ई पी रोम। ई पी रोम है यहाँ पे इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है जो इरेज कर देती है रोम के डेटा को या प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी के डेटा को जब उन्हें लाया जाता है अल्ट्रा वायलेट लाइट्स के कांटेक्ट में। ठीक है, तो अल्ट्रा वायलेट लाइट जो है इस डेटा को इरेज करती है और रीप्रोग्राम कर सकती है जब भी ज़रूरत है। तो ये इलेक्ट्रिकली इरेज हुआ डेटा, इसलिए इसको कहते हैं इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। वेयर एज नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसे हम E2 या ई स्क्वेयर के नाम से भी बोल सकते हैं, ई स्क्वेयर पी रोम लाइक, या E2 पी रोम। तो फुल फॉर्म वही है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, और इसे EEP रोम भी कह सकते हैं हम, जब आपको बोलना है प्रोनाउंशिएट करना है इसको, तो EEP रोम, E2 पी रोम या ई स्क्वेयर पी रोम। ठीक है, ये भी इरेज की जा सकती है जब हमें इन्हें एक्सपोज करते हैं टू द इलेक्ट्रिकल लाइट जिसमें इलेक्ट्रिक के चार्जेस होते हैं। ठीक है, लाइक पी रोम, EEP रोम जो है ये रिटेन करती है कंटेंट इवन व्हेन, जब पावर जो है वो टर्न ऑफ हो जाती है। पावर टर्न ऑफ का मतलब कंप्यूटर आपका ऑफ हो गया। ठीक है, तो EEP रोम जो है इसी को फ्लैश मेमोरी भी कहते हैं कई बार, फ्लैश EEP रोम। ओके, तो अब है हमारे पास थोड़ा और डिटेल में मेमोरी को अगर देखते हैं तो कैसे हैं। एक है प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी में आ गई मेन मेमोरी। मेन मेमोरी जो होती है वो होती है कॉम्बिनेशन ऑफ द रैम एंड रोम। ठीक है, और फिर आती हैं जैसे मैग्नेटिक डिस्क है, मैग्नेटिक टेप है, या कैश है, या रजिस्टर मेमोरी है। तो इन्हें ऑक्सिलरी मेमोरी भी कह सकते हैं, सेकेंडरी मेमोरी भी बोल सकते हो आप इधर वालों को। ये डीबीडी हैं, हार्ड डिस्क हैं, फिर आपकी फ्लैश ड्राइव्स होती हैं या पेन ड्राइव हैं आपकी, तो वो सारी आ जाती हैं इस तरफ को। ये हो गई मेन मेमोरी, और ये वाली जो मेमोरी हैं ये भी हैं, जैसे रजिस्टर मैंने कहा था स्टोर करता है इन्फॉर्मेशन को। अब देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्सेसिंग टाइम, अगर एक्सेसिंग टाइम की अगर आप बात करते हो तो सबसे कम एक्सेसिंग टाइम किसका हुआ? रजिस्टर का, फिर कैश मेमोरी का, फिर मेन मेमोरी का, फिर मैग्नेटिक डिस्क का, और फिर आ गई मैग्नेटिक टेप्स हैं यहाँ पे। कैश मेमोरी जो है ये भी एक वर्चुअल मेमोरी है। ठीक है, जो स्टैटिक रैम का पार्ट है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी का पार्ट है। इसके बहुत सारे लेवल्स होते हैं यहाँ पे, जैसे L1 है, L2 है, या L3 है। ये जो है कैश, ये दोनों मेमोरीज जो हैं ये CPU की जो प्रोसेसिंग पावर है उनको एनहांस करने के लिए, आपने अभी CPU की जब देखा भी था कि किस तरह से वो प्रोसेस करता है, तो वहाँ पे भी था रजिस्टर दिया गया है ना। तो ये उनकी CPU की जो प्रोसेसिंग पावर है उसको एनहांस करने के लिए भी यूज़ की जाती हैं। तो ये होगी एक्सेसिंग पावर की, एक्सेसिंग टाइम रेशियो की अगर बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा इसका है और सबसे कम होगा यहाँ पे हार्ड डिस्क का हो गया, या पेन ड्राइव का, DVD का, मैग्नेटिक टेप का, मैग्नेटिक डिस्क हैं, या मेन मेमोरी है।
कैश मेमोरी और रजिस्टर मेमोरी। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, कभी पूछा जा सकता है कि ये सारे नाम आपके पास दिए हैं तो एक्सेसिंग टाइम सबसे अच्छा किसका है, तो रजिस्टर का है। लेकिन अगर रजिस्टर है ही नहीं वहाँ पे, जैसे ये दिया ही नहीं है, तो कैश का है, कैश नहीं है तो मेन मेमोरी का है। मतलब इसी तरह से ये हायरार्की याद रखना आप। फिर है जैसे फिर से हायरार्की डिज़ाइन किस तरह से है, तो सीपीयू है फर्स्ट लेवल के ऊपर, फिर कैश मेमोरी आ जाती है, देखो स्टैटिक रैम में आ गई, मेन मेमोरी आ गई डी रैम में, मैग्नेटिक डिस्क आ गई जिसमें डिस्क स्टोरेज है, ऑप्टिकल डिस्क हैं, मैग्नेटिक टेप्स हैं। तो कॉस्ट जो है वो भी इंक्रीज उसी तरह से होगी, और इंक्रीज इन द कैपेसिटी एंड एक्सेस टाइम। तो एक्सेस टाइम जो है वो कहाँ इसका सबसे ज़्यादा है, तो मतलब है एक्सेस टाइम जिसका सबसे ज़्यादा होगा उसी की कॉस्ट सबसे ज़्यादा होगी। नहीं तो सारे रजिस्टर की ही मेमोरी ना यूज़ कर लेते हैं। अब क्यों नहीं करते, जैसे आप मोबाइल खरीदते हो तो रैम जिस मोबाइल की जो है आपके पास 2 GB होगी उसका जो प्राइस है वो 5000 की रेंज में होगा, जिसकी 4 होगी वो 15000 की रेंज में होगा, कि 10 GB की रैम होगी वो कहीं 20 या 25 के अबव ही होगा उसका प्राइस, है ना। तो प्राइस रैम के ऊपर भी काफ़ी डिपेंड कर रहा है, मतलब जो आपकी मेमोरी है उसके ऊपर बहुत डिपेंडेंसी है कॉस्ट की। तो जिस तरह से कॉस्ट होगी उसी तरह से आपकी एक्सेसिंग पावर होगी मेमोरी की, ठीक है। अब है ये आपके पास हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में मतलब थोड़ा सा डिज़ाइन है कि किस तरह से होता होगा इसमें जो अंदर का स्ट्रक्चर है। तो ये है फ्रंट उसका सर्किट बोर्ड है, ये आर्म है, ये डिस्क है जो मूव करती है अंदर, ये एक्चुएटर है, ये उसका हेड है जो रीड और राइट के लिए यूज़ करते हैं, सीडी के ऊपर, डीवीडी के ऊपर या हार्ड डिस्क के ऊपर। फिर है स्पिंडल है एंड सेव्ड फाइल्स है, तो सेव्ड फाइल यहाँ पे सेव हुई है, ठीक है। ये स्पिंडल हो गया इसका जो मूव करवाएगा इसको, मतलब ये सिलेंडर है जिसमें वो जैसे आपने कभी सीडी डाली हो अपने लैपटॉप में या सिस्टम में, तो एक पोजीशन होती है जिसमें आप मैच करते हो और उसको इंसर्ट कर देते हो, तो वो स्पिंडल है ये यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे एक्चुएटर की। एक्चुएटर जो है ये एक्चुएटर जो है ये मूव करता है, मूव करवाता है इवन इस आर्म को। आर्म जो है ये मूव करती है प्लेटर्स के ऊपर जो वॉइस कॉइल को मोटिवेट करती है, इलेक्ट्रिक करंट को यहाँ पे चलाती है जिसके थ्रू फिर वो वॉइस रिकॉर्ड होती है या सुनती है, दैट मीन्स वो रीड करता है या राइट करता है, ठीक है, इंफॉर्मेशन को। तो थोड़ा डिटेल में आगे एक और डायग्राम है जैसे ये वाली है। अब यहाँ पे देखो प्लेटर्स हैं ये, तो ये कोई हार्ड, ये हमारे पास कोई सीडी है, हार्ड डिस्क है, कुछ भी आप इमेजिन कर लो, तो ये होती है इसी तरह से। तो जितने भी इसमें ये पोर्शंस हैं इनको सिंगल सिंगल को हम कहते हैं प्लेटर्स। तो ये सारे हो गए प्लेटर्स यहाँ पे। अब प्लेटर्स की डेफिनेशन क्या है, ये एक्चुअल फिक्स्ड डिस्क होती है जो हार्ड डिस्क के अंदर है। अब यहाँ पे बहुत सारे प्लेटर्स हो सकते हैं किसी भी हार्ड ड्राइव के। सेंटर ऑफ द हार्ड ड्राइव जो होता है वो होल्ड करके रखता है डेटा को ऑन द हार्ड डिस्क, ठीक है। डिस्क जो है कंटेन करती है या तो एक प्लेटर को या तो बहुत सारे प्लेटर्स को, और ये जो प्लेटर्स हैं अब कितने कनेक्शन में हैं आपस में यही यहाँ पे डिपेंड करवाते हैं कि उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है। जितने प्लेटर्स ज़्यादा होंगे उतनी स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होंगी। प्लेटर्स जो होते हैं ये राउंड शेप होते हैं जिनमें एक होल है, जैसे अंदर देखो ये एक होल होता है, और ये जो होल है या सेंटर है ये यूज़ किया जाता है एज एन रिकॉर्ड प्लेयर। मतलब यहाँ पे वो आपका स्पिंडल था जो मूव करवा रहा था फिर इनको, है ना। स्पिंडल जो है ये एक मोटर है, ठीक, जो होल्ड करके रखती है प्लेटर्स को टुगेदर और रोटेट करवाती है सारे प्लेटर्स को एक साथ। ऐसा नहीं कि एक प्लेटर एट अ टाइम मूव होता है, प्लेटर्स जितने भी हैं वो सारे एक साथ मूव होते हैं एक सर्टेन एयर प्रेशर के साथ। अगर एयर प्रेशर के ऊपर ही डिपेंड करता है कि जो आपकी ये जो जैसे आर्म पिट थी ये वाली, ये लिफ्ट करेगी या मूव हो जाएगी यहाँ से, मतलब ये डेटा को रीड करवाएगी या स्टोर करवाएगी, राइट करवाएगी, दैट मीन्स। उसके बाद है हेड जो है यहाँ पे, ये रीड एंड राइट हेड की बात अगर हम करते हैं तो हेड है ये वाला पोर्शन। हेड क्या है, हेड है ये अटैच होता है सिंगल एक्चुएटर के साथ। एक्चुएटर आर्म जो है ये मूव करती है हेड को अराउंड द प्लेटर। ओल्डर हार्ड ड्राइव्स यूज़ करते हैं स्टेपर मोटर को जो मूव करवाते हैं हेड को थ्रू द ऑन द हार्ड डिस्क। अब सेक्टर्स क्या हैं,
जैसे देखो ये सेक्टर है, फिर ये ट्रैक है, ये सिलेंडर है, क्लस्टर हैं, इनकी डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। नोट डाउन कर लेना इनकी डेफिनेशंस को, जो अभी मैं बोलूँगी समझ लो एक बार, फिर सेकंड टाइम जब आप करोगे तब इनको लिखना। तो सेक्टर्स क्या हैं देखो, सेक्टर हैं प्लेटर में, प्लेटर को अगर हम डिवाइड करते हैं, जैसे ये पोर्शंस में देखो डिवाइड किया गया है इनको, है ना, तो पाई पाई शेप्ड स्लाइस बोलते हैं इनको यहाँ पे। तो अगर प्लेटर को डिवाइड करते हैं पाई शेप्ड स्लाइस में, तो जो एक डिवीज़न है, जैसे देखो एक डिवीज़न हो गई ये इतना सा पोर्शन, इसे कहेंगे यहाँ पे सेक्टर। सेक्टर जो है एक ब्लॉक है जो क्रिएट किया जाता है, ठीक है, और हर एक जो ब्लॉक है यहाँ पे या सेक्टर जो है, इसमें जो डेटा स्टोर होता है वो मैक्सिमम होता है 512 बाइट्स का साइज़ है इसको स्टोरेज करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद क्लस्टर की बात करते हैं। आप देखो तो अगर एक से ज़्यादा सेक्टर जो हैं, जैसे यही सेक्टर हम यहाँ तक इसकी बात कर लेते हैं अगर, तो ये बन जाता क्लस्टर, देख रहे हो, एक यहाँ और यहाँ तक। तो ग्रुप ऑफ द सेक्टर जो हैं ये मिल के बनाते हैं क्लस्टर, ठीक है। ये होती है एलोकेशन यूनिट। अब यहाँ पे तो आपकी जो डेटा है वो स्टोर हुआ सेक्टर में, क्लस्टर में क्या स्टोर होगा, फाइल, ठीक है। यहाँ पे फाइल्स सेव होती हैं। अगर पार्टीशन जो है दैट मीन्स लॉजिकल डिवीज़न जो है किसी भी डिस्क का, वो फाइल सिस्टम को डिटर्मिन करती है, तो वो डिपेंड करती है कि क्लस्टर का साइज़ कितना है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग जो है वो फाइल को स्टोर करवाती है वहाँ पे। एग्जाम्पल है जैसे क्लस्टर के लिए यहाँ पे इनका क्लस्टर का जो साइज़ है मैक्सिमम हो सकता है 32 किलोबाइट्स का, ठीक है। और उसके बाद आते हैं नेक्स्ट हम सिलेंडर्स के ऊपर। ये हैं सिलेंडर। सिलेंडर जो हैं देख रहे हो, हर एक जो प्लेटर है उसमें सेम पोर्शन में होगा, ये भी सेम इसी तरह से नीचे होगा, जैसे हम सेक्टर यहाँ देख रहे हैं तो सेम नीचे सारे बराबर होंगे ये। तो सिलेंडर जो हैं वो सभी प्लेटर्स के ऊपर, सभी हार्ड डिस्क के जितने भी प्लेटर हैं उनके ऊपर सेम नंबर के साथ ही कंटेन होते हैं हमेशा, जो सिलेंडर हैं, ठीक। इनका जो नंबर है वो होता है 0 से 1 की तरफ। तो जो एज के ऊपर सिलेंडर है उसका नंबर होगा 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, इसी तरह को अंदर की तरफ कोई काउंटिंग इंक्रीज होती है। कई बार ये क्वेश्चन होता है कि आउटर जो सिलेंडर है उसका क्या नंबर होता है, तो उसका नंबर होता है 0, और ये 0 से 9 की तरफ को मूव करवाते हैं, ठीक है। तो इनर मोस्ट जो आपका सिलेंडर होगा उसका जो नंबर होगा वो होगा 9। और देखो ये जो हर एक सेक्टर है यहाँ पे इस तरह से, हर एक सेक्टर में इंफॉर्मेशन बराबर साइज़ की स्टोर है। जैसे ये बाहर वाला आपको लग रहा होगा कि बड़ा है और अंदर वाला और छोटा सा लग रहा होगा, लेकिन साइज़ हमेशा बराबर ही होगा। बाहर की तरफ को जब मूव कर रहा है तो वो एक्सपैंड कर रहा है, लेकिन अंदर की तरफ को वो थोड़ा थिक होता है साइज़ में, ठीक है, मतलब स्टोरेज ज़्यादा है वहाँ पे, ठीक है। ट्रैक्स की अगर बात करते हैं तो ये होते हैं लार्जेस्ट सेक्शन जो है, इसका सेक्शन लार्ज होता है ऑन द प्लेटर। लाइक जब भी कोई गाना या कोई चीज़ रिकॉर्ड होगी तो वो होती है ट्रैक्स के ऊपर ही, यहाँ पे ये है ट्रैक इसका, ठीक है। जो ट्रैक होते हैं वो एक के ऊपर एक ही होते हैं। फिर से मैंने कहा था कि ये ऊपर है इसके नीचे ये सेम ट्रैक होगा, ये मतलब सेम नंबर के ऊपर सेम ट्रैक बराबर होंगे। इसके बाद नेक्स्ट है देखो कि कंप्यूटर मेमोरी की जो मेजरमेंट है वो किस तरह से की जाती है, तो वो होती है स्मॉलेस्ट यूनिट जो हैं वो होते हैं बिट यहाँ पे, और बिट जो है वो या तो 0 है या तो 1 है। अब 8 बिट मिलके एक बाइट बनाती हैं, 1024 बाइट्स जो हैं वो मिलके एक केबी बनाती हैं। अब 1024 केबी एक एमबी है मेगाबाइट्स। अब यहाँ पे क्वेश्चंस कुछ भी हो सकते हैं, बिट की फुल फॉर्म क्या है, बाइनरी डिजिट जैसे, ठीक, और बिट्स है अगर तो बाइनरी डिजिट्स हो गया ना, प्लूरल हो गई वैल्यू। बाइट है, फिर बाइट्स के बाद केबी की फुल फॉर्म है किलो बाइट, एमबी मेगाबाइट है, जीबी है तो गीगाबाइट है। तो 1024 अगर एमबी हैं तो वो मिलके बनाते हैं एक जीबी। 1024 जीबी जो हैं वो एक टीबी बनाते हैं, टेट्राबाइट। फिर उसके बाद 1024 टीबी जो हैं एक पेटाबाइट बनाएंगे, 1024 पेटाबाइट एक एक्साबाइट, 1024 एक्साबाइट एक जीटाबाइट बनाते हैं,
1024 जीटा बाइट एक योटा बाइट बनाएंगे। अब यहाँ पे देखो हमें अलग अलग पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ रही है, ये रोंटो बाइट है, ये जियोप बाइट है। क्वेश्चन कोई भी हो सकता है यहाँ पे, जैसे ये ईटा बाइट की एक्साबाइट में कितनी पेटाबाइट स्टोर हैं या कितने टेराबाइट स्टोर हैं, तो आप इसी तरह से इनको मल्टीप्लाई करते चलेंगे, तभी यहाँ पे आपके पास आंसर होगा कि उसमें कितने बाइट स्टोर हैं या कितने बिट स्टोर हैं या कितने MB का है वो। क्वेश्चन घुमा फिरा के कुछ भी हो सकता है, तो इस वाले चार्ट को अपने लिए कॉपी पे नोट डाउन करके रखना और देखते रहना, इनमें से बहुत से क्वेश्चन आ सकते हैं। कई बार इस तरह से भी आ सकता है कि ज़्यादा साइज़ कौन से का है, तो MB का है, GB का है, जीटा बाइट का है या KB का है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस हैं और इसी के साथ हो गया हमारा पार्ट 1 क्लोज। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर। इसी के नेक्स्ट पार्ट जो हैं आते रहेंगे इस सीरीज़ के। तो स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, गॉड ब्लेस यू ऑल। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम के ऊपर या फेसबुक के ऊपर फॉलो करना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक दे देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर, हैव अ ग्रेट डे।